हाय डियर फ्रेंड, आप सभी इसके पहले के 4 वीडियोज आपने देख लिए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद के 2 वीडियोज और आपके सामने हैं। ठीक है, एक वीडियो में 25 और एक वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चंस के आपको ये वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले के आपने 4 वीडियोज देख लिए होंगे, आशा करते हैं आप लोगों ने। अगर देख लिया है तो एक बार कमेंट में जरूर यस करके टाइप कर दें। ठीक है, कि हमने ये 4 वीडियो देख लिए हैं। आगे के जैसे ये 2 वीडियोज कंप्लीट हो गए ना, आज आपको 10 o'clock पे आप सभी मैसेज कर सकते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो 10 o'clock पे जिसको जिसको भी ये सब्जेक्ट MNRS के पीडीएफ चाहिए वो 10 o'clock, ठीक है, 10 o'clock पे मैसेज करेगा और कल उसको जो भी मैसेज किया रहेगा कल उसको मिल जाएगा। सारे ये जो सब्जेक्ट है MNRS के उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का आप जेरॉक्स निकाल के भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, प्लस वीडियो देख के भी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 101 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एडमिक्सर इज यूज टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो प्लास्टिसाइजर, ये प्लास्टिसाइजर का यूज किया जाता है एज एडमिक्सर। ठीक है, ये क्या कर देता है, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी रिड्यूस विद टाइम। रिड्यूस विद टाइम का मतलब क्या हुआ? देखिए टाइम रिड्यूस करने का मतलब सेटिंग टाइम रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो वर्केबिलिटी क्या टाइम रिड्यूस कर देता है। ठीक है, टाइम रिड्यूस कर देता है या क्या करता है? तो सही बात है, वो क्या कर देता है, टाइम उसका रिड्यूस कर देता है। किसका? सेट होने का टाइम रिड्यूस कर देता है कि जल्दी सेट ना हो। ठीक है, वो वर्केबिलिटी का मतलब ही होता है कि आसानी से आप मिक्सिंग कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, प्लेसिंग कर सकें। ठीक है, ये सब कुछ आसानी से हो जाए, कोई इसके बीच में कोई डिफिकल्टीज ना आए, उसी को वर्केबिलिटी बोला जाता है। वर्केबल हो सके। ठीक है, यही बात करता है। 103 क्या बोला, M15 कंक्रीट इज यूज फॉर। M15 किसके लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, पीसीसी वर्क जो होता है, पीसीसी जो भी वर्क होगा उसमें ही सिर्फ M15 कर सकते हैं। बाकी जितने भी आरसीसी हैं उसमें मिनिमम जो कंक्रीट है वो M20 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में पीसीसी होता है, फाउंडेशन में जो पीसीसी वाला पार्ट है वहां पर हम M15 यूज कर सकते हैं। जहां पर भी रेनफोर्समेंट यूज हो रहा हो ना, मिनिमम उसका कंक्रीट का ग्रेड M20 होना चाहिए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20, जहां पे रेनफोर्समेंट आप यूज कर रहे हो। अदर जो पीसीसी वर्क है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, वहां पे मिनिमम आप 15 यूज कर सकते हैं, M15 ग्रेड का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 104 नंबर का क्वेश्चन, 104 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, विच एसिड इज यूज फॉर द एसिड ईचिंग। विच एसिड इज यूज फॉर द एसिड ईचिंग की बात कर रहा है, तो वो है 10% HCl, 10% HCl है। ठीक है, तो ये चीजें याद रख सकते हैं। 105 बोला है, विच एनडीटी टेस्ट यूज्ड केमिकल अटैक मेथड। मतलब कौन सा एनडीटी टेस्ट है जो केमिकल अटैक मेथड को के लिए यूज किया जाता है? तो वह है क्लोराइड टेस्ट। क्लोराइड टेस्ट याद कर सकते हैं। क्लोराइड टेस्ट के थ्रू हम मतलब केमिकल अटैक्स को हम एनडीटी के थ्रू जान सकते हैं। 106 बोला है कि विच एनडीटी टेस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिबॉन्ड ऑफ द इलास्टिक मास। इलास्टिक मास की बात कर रहा है तो वो है हैमर टेस्ट। हैमर टेस्ट ये सब क्या है ना, मतलब एनडीटी टेस्ट के नाम है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट नेम है जो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑफ इलेक्ट्रिक मास के लिए, रिबॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मास के लिए तो यहाँ पर हैमर टेस्ट है। तो अलग अलग डिफरेंट एनडीटी के टेस्ट के नेम होते हैं। 107 देखिए, व्हाट इज द एवरेज रिबॉन्ड नंबर ऑफ लो क्वालिटी कंक्रीट। लो क्वालिटी कंक्रीट का मतलब रिबॉन्ड नंबर, एवरेज रिबॉन्ड नंबर क्या होता है? तो वो लेस देन 20 होता है, लेस देन 20। ठीक है, लेस देन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 108, तो 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्ट के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी रेंज तो वो है 15 to 175 किलोहर्ट्ज। आप लोग को ये भी पता होगा कि ऑडियो जो होता है और जो हमारे कानों तक हम सुन सकते हैं, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? तो 20 से 20 के हर्ट्ज होता है, ये होता है। ठीक है, 20 से 20 के हर्ट्ज होता है, ये मतलब सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 15 से 175 किलो हर्ट्ज, मतलब 15 के से 175 के हर्ट्ज। 109 देखिए, DTA स्टैंड फॉर डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस।
DTA डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, मतलब ये फुल फॉर्म बोल रहा है कि है क्या या नहीं है, तो ये है। DTA का फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ट्रू इसका राइट आंसर है, तो ये याद रख सकते हैं। 110 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कोर सैंपल इन कोर सैंपलिंग मेथड। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कोर सैंपल इन कोर सैंपलिंग मेथड की बात कर रहा है। तो कोर सैंपलिंग मेथड में कोर सैंपल की जो मिनिमम साइज होती है वो क्या होती है, तो 100 mm होता है। 100 mm याद कर सकते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन, विच मेथड यूज फॉर द फायर डैमेज असेसमेंट। फायर डैमेज असेसमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो इनमें से सभी हैं, सभी राइट है। मतलब TDA भी है, XRD भी है एंड DTA भी है। DTA तो आपने ऊपर भी देख लिया, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। बाकी आपके जो मेथड के फुल फॉर्म है वो चीज़ें आप सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा, आपके सर ने जो MNRS जो आपके सर टीच कर रहे थे उनसे भी आप मतलब सीखे ही होंगे, नहीं सीखे हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में वो मिल जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, विच कंपोनेंट इन सी वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में जो इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सी वाटर का जो कंपोनेंट, वो क्या होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन बता रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और सल्फेट भी होता है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देख लेते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 130 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यू टू द सल्फेट अटैक कैल्शियम सल्फेट इज जनरेट इनसाइड द कॉन्क्रीट। सही बात है, यस ट्रू है। ठीक है, ट्रू। 114 बोल रहा है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन कंपोनेंट क्या होता है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन राइट है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दोनों होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट होता है एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, याद रख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये मेन कंपोनेंट है एसिड रेन का। ठीक है, एसिड रेन कैसे होता है, जैसे बारिश होती है, जैसे केमिकल एरिया है जहाँ पे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी सल्फर होता है, ऑलरेडी नाइट्रोजन होता है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये एसिड रेन बना देते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। 115, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 900 डिग्री सेल्सियस, ये याद कर सकते हैं 900 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, विच फैक्टर अफेक्ट द कार्बोनेशन ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का जो कार्बोनेशन है वो अफेक्ट करता है, कौन से मतलब कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, तो ये सभी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। डी ऑप्शन बता रहा है राइट, मतलब ग्रेड भी अफेक्ट करता है, परमिएबिलिटी अफेक्ट करता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है, 117 बोल रहा है कि हाउ मच SO3 इज नेसेसरी इन कॉन्क्रीट टू रिड्यूस इट्स इरोजन। उसके इरोजन को कम कर देता है। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट होगा SO3 का जो जरूरी होते हैं कंक्रीट में, जो इरोजन को कम कर देता है, और इरोजन कम होगा तो उसके अंदर का जो मतलब डिटीरियोट होता है एक तरह से ये बोल सकते हैं, तो ये है 0.04 मीटर। ठीक है, 0.04 मीटर से कम होना चाहिए। 118 बोल रहा है कि अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन इज मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ K2O इनसाइड द कंक्रीट। ट्रू है या फॉल्स है, मतलब बोल रहा है कि अल्कलाइल एग्रीगेट जो है रिएक्शन इज द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ K2O इनसाइड द कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के अंदर ये K2O जनरेट होने के मेन रीजन है अल्कली एग्रीगेट। ट्रू है कि नहीं है, तो ट्रू है। अल्कली एग्रीगेट एक याद भी कर सकते हैं, देखो यार कंक्रीट में भी आपको हेल्प कर रहा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आपको हेल्प कर रहा है, और प्लस आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि देखो ये BS वाला जो सब्जेक्ट है, ये M&RS वाला सब्जेक्ट है, ये सब कुछ क्या बताता है, उसके स्ट्रक्चर जो है उसके मेंटेनेंस से, उसे रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान दिला सकता है। 119 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सल्फेट अटैक इनसाइड अ कंक्रीट, मतलब सल्फेट अटैक कंक्रीट के में जो होता है उसके लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है जिप्सम। जिप्सम इज द कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था, चलिए आगे 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लोरेसेंस इनसाइड अ कंक्रीट।
जो कंक्रीट में एफ्लोरेसेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है CaOH ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोले जाता है। पहला ऑप्शन CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो सकता है आपका जो ऑप्शन हो उसमें फुल फॉर्म के रूप में दे दिया हो, तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए, 10th पढ़ के आए हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए। 121 नंबर देखिए, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कौन सा है जो अफेक्ट नहीं करता है, तो वो आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम नहीं अफेक्ट करता है, ठीक है, अफेक्ट करता है टेम्परेचर, डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये करते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट इन जूल पर केजी ऑफ द कंक्रीट की बात कर रहा है, तो वो है 842 1170, 842 1170 तक की बात कर रहा है, ठीक है। 123 क्वेश्चंस और हम देखने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं उसको भी। थर्मल एक्सपांशन इन कंक्रीट मींस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कंक्रीट में अगर थर्मल एक्सपांशन हो रहा है उसका मतलब क्या? चेंज इन एरिया विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन डेंसिटी, या चेंज इन ह्यूमिडिटी विथ चेंज इन डेंसिटी? नहीं, चेंज इन एरिया विथ चेंज इन टेम्परेचर इज द राइट आंसर, ये आपका राइट है, ठीक है। चेंज इन एरिया विथ चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। उसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा चेंज। थर्मल एक्सपांशन किससे होगा, टेम्परेचर से ही होगा ना, ठीक है, ये चीज़ें याद है। 124 नंबर देखिए, व्हाट इज द थर्मल एक्सपांशन ऑफ कंक्रीट, एरिया में बताना, इन एरिया पर टेम्परेचर, ठीक है। तो कितना मतलब एरिया थर्मल एक्सपांशन होगा तो कितना एरिया होगा, तो वो है 0.002 से 0.006, ये सी ऑप्शन याद रख सकते हैं, 0.002 से लेके 0.006 है। एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर थर्मल मूवमेंट इन कंक्रीट, मेन रीजन थर्मल मूवमेंट जो होता है कंक्रीट में उसका मेन रीजन क्या है, तो ऑल ऑफ द वो करेक्ट आंसर है, मतलब ऊपर के सभी राइट है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी एक है, टेम्परेचर भी है, एंड फायर आउटसाइड ऑफ कंक्रीट, ये सभी हैं, ठीक है। तो ये था आपका 25 क्वेश्चंस, 125 तक पहुंच गए हैं, और सिर्फ एक और वीडियो है जो आपको 8 o'clock पर आपको मिलेगा, ठीक है, 8 o'clock है, आज ही 8 o'clock पे आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए, और इनके दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। आप सभी शेयर नहीं करते हैं, आप सभी एक तो पहला नंबर वीडियो को नहीं देखेंगे, दूसरा नंबर सिर्फ एक थोड़ा सा स्टार्टिंग का देख के फिर छोड़ देंगे। स्टार्टिंग तक देखोगे तभी तो आपके अंदर एक तो पेशेंस रहेगा कि मैं देखूं। अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप अपनी मेहनत नहीं देखोगे तो फिर बाद में कैसे मिलेगा, ठीक है। फिर तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे, कुछ तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना प्रैक्टिस अगर कर सकते हैं, 150 क्वेश्चन ही एक सब्जेक्ट का करा रहा हूँ, 150 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मतलब आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट हो सकता है, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट हो सकता है। सिर्फ डिपेंड है आपके ऊपर, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अच्छी स्कोरिंग कर लेंगे तो आपका CPI बढ़ जाएगा, SPI बढ़ जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।